हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ बेस्ड ऑन G20 समिट ऑफ 2023। देखिए, इस तरह के जो समिट होते हैं वो देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है, क्योंकि चाहे ये समिट हमारे खुद के देश में हो रहे हों या फिर हमारा देश इन समिट्स में हिस्सा लेने के लिए विदेशों तक देश को रिप्रेजेंट करता है, तो ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि इस तरह के समिट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अपने घर में बच्चों को भी दिखाएं, आप खुद भी देखें। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी नॉलेज आपको दे सकूं उतनी दूं, बेसिक नॉलेज इस समिट की, जिससे आपको भी पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है और देश का भविष्य कैसा होने वाला है। तो आइए बात करते हैं G20 समिट ऑफ 2023। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है और उसके अलावा मैंने इस इन्फॉर्मेशन को नोट्स की फॉर्म में जॉट डाउन किया है। तो आइए हम एक के बाद एक सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि G20 की मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले इसमें कितनी कंट्रीज़ थी, अब इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन सी एक नई कंट्री इसमें ज्वाइन हुई है, G20 समिट में किन कंट्रीज़ को एज अ गेस्ट बुलाया गया है, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। मेजर अनाउंसमेंट इस समिट में क्या किया गया है, वो सारी बातें हम आज करेंगे। तो प्लीज़ देखिए और बहुत जागरूक हुइए इन सब चीज़ों को जान के, और अपने बच्चों को भी ये दिखाइए, क्योंकि वही हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि देश की वर्तमान स्थिति क्या है, देश में वर्तमान गतिविधियां क्या हो रही हैं, जिससे हम देश के भविष्य को और उज्जवल बना सकें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं G20 जो था, इसका एग्जिस्टेंस जो आया वो आया 1999 में। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि G20 का जो एग्जिस्टेंस हुआ या फिर G20 एग्जिस्टेंस में आया 1999 में। जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो बेसिकली ये G8 था, मतलब इसमें सिर्फ 8 कंट्रीज़ थी। फिर स्लोली ग्रेजुअली और कंट्रीज़ ने भी इसे ज्वाइन किया और आज ये बन चुका है G20। तो आइए पहले बात करते हैं कि जब ये एग्जिस्टेंस में आया 1999 में, तब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इसकी मेंबर थी। देखिए, वो कंट्रीज़ थी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कंट्रीज़ थी जो पहले से ही मेंबर्स हैं G20 की। उसके बाद G20 को और कितने मेंबर्स कंट्री ने ज्वाइन किया, वो हैं द यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। तो इस तरीके से आज G8 जो पहले था वो G20 बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम बात करते हैं कि ये जो समिट हमारे देश में हुआ है 2023 में, ये G20 की 18th मीटिंग थी। इट मीन्स इससे पहले भी G20 की जो मीटिंग्स थी, 17 मीटिंग्स अलग अलग देशों में हो चुकी है। इंडिया ने G20 समिट को पहली बार होस्ट किया है और ये G20 की 18th मीटिंग थी। इसे जो बनाया गया, इसे जो ऑर्गेनाइज किया गया, वो किया गया भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। मतलब इस पूरे G20 का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो इसको हेल्ड किया गया, वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में किया गया, प्रगति मैदान में। और डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो इसका आप ये कह सकते हैं आगाज़ हुआ G20 का, वो हुआ 9th and 10th सितंबर को। मतलब ये जो समिट था ये 2 दिन चला, 9th and 10th सितंबर।
इस समिट को किस मोटो के साथ गौरवान्वित किया गया, या फिर आप कह सकते हैं कि किस बहुत बड़े मोटो के साथ, किस इम्प्रेसिव मोटो के साथ इसका वेलकम किया गया इस समिट का, तो वो था वासुदेव कुटुंबकम। इट मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक जाहिर सी बात है कि जब हम एक यूनिवर्स में, एक वर्ल्ड का हिस्सा हैं, हालांकि हम अलग अलग देश हैं, हम अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, हम अलग अलग कम्युनिटीज़ को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम में अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हम दिखते एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन बात तो यही है कि हम सब लोग गॉड का क्रिएशन हैं और हम सब लोग भगवान की ही फैमिली है। तो यही बात इस बार इंडिया ने भी साबित करी। इंडिया ने इसको मोटो दिया वासुदेव कुटुंबकम, जो एक संस्कृत वर्ड है जिसे महाउपनिषद से लिया गया है। और वासुदेव कुटुंबकम अपने आप में ही इंडिया की रिचनेस को भी दिखा रहा है कि हम यही मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है, जिसमें लड़ाई झगड़े की, किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट की कोई जगह नहीं है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब ईश्वर की फैमिली हैं। तो क्यों ना अगर तरक्की भी करें तो एक साथ मिलके करें, आगे भी बढ़े तो एक साथ मिलके बढ़े। यही बात कही हमारे इस मोटो ने। तो अब आगे चलते हैं, आइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को इसमें इनवाइट किया और अफ्रीकन यूनियन को यहाँ इस समय इस समिट में मेंबरशिप भी दी गई। इट मीन्स ये समिट इसलिए भी यादगार बना क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दी गई। उसके अलावा बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन, उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर प्रेजेंट किया इस समिट में। इंडिया के लिए उन्होंने ये कहा कि एज अ गेस्ट इंडिया ने बांग्लादेश को यहाँ बुलाया इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो ये भी एक यादगार पल था भारत के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत को एक और गौरव हासिल करने के लिए, कि यहाँ भारत में अफ्रीकन यूनियन को G20 का नया मेंबर बनाया गया। और दूसरी चीज़, हमने बांग्लादेश को एज अ गेस्ट इनवाइट किया, जिसके लिए बांग्लादेश ने हमारा शुक्रिया अदा भी किया। बांग्लादेश को ये बात अच्छी लगी कि भारत ने बांग्लादेश को इतना सम्मान दिया। ये बात कही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके अलावा मेजर अनाउंसमेंट जो इस समिट में हुआ वो हुआ लॉन्च ऑफ हिस्टोरिक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका अनाउंसमेंट इस G20 समिट में किया गया। उस पूरे कॉरिडोर का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इस पूरे कॉरिडोर का नाम है। इस कॉरिडोर को बनाने का सबसे बड़ा कारण है जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ सके, हर देश की तरक्की हो सके। क्योंकि देखिए, जब देश आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं, चाहे वो रेल रूट से करें, चाहे वो शिप रूट से करें, चाहे वो एयर रूट से करें, तो देशों की तरक्की होती है, क्योंकि उन देशों का व्यापार बढ़ता है। तो यही बात इस कॉरिडोर में भी कही गई कि इस कॉरिडोर की स्थापना ही इसलिए की जा रही है जिससे देश आगे बढ़े, देश की खूब तरक्की हो। और इस पूरे, जो आप कह सकते हैं कि कॉरिडोर की जो हम बात कर रहे हैं, इस पूरे कॉरिडोर को अपना समर्थन सारी मेंबर कंट्रीज ने दिया है। और ये भी कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी सारी मेंबर कंट्रीज में साइन हुई है कि हम सब इस कॉरिडोर को अपना कंसेंट देते हैं कि हमें इस चीज़ की पहल करनी चाहिए।
अब देखिए ये जो कॉरिडोर बनने वाला है ये दो भागों में, दो कॉरिडोर्स में डिवाइड हुआ है। एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर और एक है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा और नॉर्दर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। इस तरीके से दो कॉरिडोर्स यहाँ बनाए जाएंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके नाम हैं सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे इस कॉरिडोर की पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर में इन कंट्रीज को लिंक किया जाएगा। ये अरेंजमेंट किस तरह का किया जा रहा है कि शिप और रेल नेटवर्क्स बनाए जाए। मतलब सामान शिप से भी आए और उसके बाद और सामान रेल से भी भेजा जाए। इस तरीके से शिप और रेल नेटवर्क दोनों का एस्टैब्लिशमेंट इन कॉरिडोर्स के दौरान होगा, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से ट्रांजिट हो सके, पहुंच सके। उसके अलावा केबल्स की लाइन डल सके एनर्जी जनरेशन के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी आ सके और पाइप भी इस्टेब्लिश हो सके, पाइप्स को भी इंस्टॉल किया जा सके फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन हाइड्रोजन, जिससे क्लीन हाइड्रोजन को भी एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस कॉरिडोर को बनाने का सिर्फ एक एम ये नहीं है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आए। इस कॉरिडोर को बनाने के बहुत बहुत सारे फायदे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी आएगी, एनर्जी का ट्रांसमिट हो सकेगा। उसके अलावा पाइपलाइंस के थ्रू पाइपलाइंस इंस्टॉल करके क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की जा सकेगी और इन कॉरिडोर्स के दौरान शिप से भी ट्रांजिट होगी चीज़ें और रेल नेटवर्क से भी ट्रांजिट होंगी। इस तरीके के इस कॉरिडोर का विजन है। उसके अलावा रीजनल सप्लाई चेन्स को भी ध्यान रखा जाएगा कि रीजन टू रीजन सप्लाई चेन्स जो हैं वो स्मूथली काम करें। ट्रेड एसेसिबिलिटी जो है उसे भी बूस्ट किया जाएगा कि व्यापार बहुत अच्छा हो सके देशों के बीच में। एक की तरक्की नहीं, सबकी तरक्की हो, सब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। अटेंशन ऑन एनवायरनमेंट और तरक्की हो, लेकिन वो इस कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, सोशल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखा जाएगा और फिर देश की तरक्की की जाएगी। और ये कहा गया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो विद इन नेक्स्ट 60 डेज में एक्शन प्लान बना के किया जाएगा और इसे किसी इंटरनेशनल लॉ से नहीं जोड़ा गया है। मतलब किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर ये बंदिश नहीं है कि आपको ये करना ही है। जिसका मन हो वो सहयोग करने के लिए आगे आए, जिसका मन ना हो वो सहयोग ना करे। इसीलिए इसको किसी भी इंटरनेशनल लॉ से नहीं जोड़ा गया है। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपने बच्चों को दिखाएं, आप खुद भी देखें और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें, कमेंट करें। थैंक यू।